गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस के अंदर। आज हम बात करेंगे क्लास 12 यूनिट नंबर 4B जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। केवल क्या है? कैपेसिटेंस है, मतलब कैपेसिटर है वो एक सर्किट के अंदर जोड़ा हुआ है सी। आपको पता है कैपेसिटर का सिंबल 2 पैरेलल लाइन होती है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको एक एसी सोर्स से जोड़ा गया है। इस प्रकार वेव की फॉर्मेशन बनाई गई, ये एक एसी सोर्स का सिंबल होता है। ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए, तो ये कैपेसिटर है यहां पर जिसको हमने एसी सोर्स से जोड़ा गया है। तो क्या होगा कि ये जो अल्टरनेटिंग, यहां पर हम मानते हैं कि लेट द अल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाइड इज, यानी जो ये एसी सोर्स है ये क्या करेगा? ईएमएफ सप्लाई करेगा किसके अंदर? कैपेसिटर के अंदर। तो वो ईएमएफ जो रिप्रेजेंट किया जाता है ई, दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट इज ई? इज द ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट। ई नॉट इज द पीक ईएमएफ होता है। ठीक है, साइन आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो इसकी वेव फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब आगे हम क्या कहते हैं कि ईएमएफ तो यहां पर कितना सप्लाई किया? ई, दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर हम जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटेंस है उसका, तो उसके में भी हम यहां पर क्या बात करेंगे कि इस ईएमएफ की इक्वेशन है उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे? करंट की इक्वेशन लेकर आएंगे और वहां से हम कंपेयर करेंगे करंट और वोल्टेज को, और उसी से हम क्या निकालेंगे बेटा? फेजर डायग्राम है या वेव फॉर्मेशन है, उसके बारे में बताना है कि भैया वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आगे देखिए, एट एनी इंस्टेंट टी, मतलब एट एनी टाइम आपके पास है। सपोज क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। जैसे यहां से आपके एसी सोर्स से कनेक्ट है तो कैपेसिटर के ऊपर क्या है? चार्ज है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है कि एसी सोर्स से आप जोड़ेंगे तो कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहती है कंटिन्यूसली। चार्ज होगा क्यू चार्ज से, क्यू चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो हमने माना कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो चार्ज है क्यू है किसके अंदर? कैपेसिटर के अंदर। तो कैपेसिटर की प्लेट्स पर क्या है? चार्ज है। तो दोनों प्लेट्स के बीच में, फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट के बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट होगा। इस प्लेट के ऊपर भी चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर भी चार्ज है, तो दोनों प्लेटों के बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट होगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है? V, दैट इज इक्वल टू Q बाय C। ये फर्स्ट यूनिट के 4th चैप्टर के अंदर है कैपेसिटर के बारे में। Q दैट इज इक्वल टू CV के बराबर होता है, जहां पर आपको बताया था चार्ज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? चार्ज के। जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यानी आप क्या है? Q के होता है इन रियलिटी। लेकिन इसको हम क्या लिखते हैं? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब जितना ज्यादा आपके पास चार्ज है पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा क्रिएट होगा। क्लियर? जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहां पर Q दैट इज इक्वल टू, यहां पर आ जाता है C और V। व्हाट इज C? C इज द कैपेसिटेंस। C क्या है? कैपेसिटेंस है। क्लियर? तो उसी फार्मूले का यहां से हमने यूज किया, V दैट इज इक्वल टू Q बाय C। क्लियर? तो ये छोटी सी बात है, इसके ऊपर आपने ध्यान देना है कि क्या है ये। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के अंदर उसको हम क्या लिखेंगे? Q बाय C के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस V मस्ट बी इक्वल टू द ईएमएफ अप्लाइड। मतलब यहां से जो सोर्स है एसी सोर्स, जो ईएमएफ अप्लाइड करेगा, यानी ये जो सप्लाई किया वो ईएमएफ और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच में ये बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल। अगर सर्किट के अंदर सेम चार्ज सेम फ्लो है उसको मेंटेन रखना है तो ये बराबर होगा किसके? ईएमएफ के। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये ईएमएफ के ही बराबर होगा। इसलिए हम इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं बेटा? क्या कि E की जगह लिख सकते हैं हम Q बाय C। E की जगह क्या लिख सकते हैं? Q बाय C, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस और जो ईएमएफ सप्लाई है ये दोनों क्या होंगे? बराबर। Q बाय C दैट इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी।
यहां पर ई की जगह जो है क्या रख दिया, Q बाय C है, वो वैल्यू हमने रख दी। क्लियर हो गया। अब Q को इधर रखते हैं, यहां पर Q दैट इज इक्वल टू C को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास E नॉट C। क्या हो जाएगा, E नॉट C साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये Q को इधर रखा, उसको उधर ले गया। क्लियर। अब हमारे पास क्या कहता है कि इफ I मतलब करंट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन द circuit at instant t then, क्योंकि यहां पर Q क्या है, चार्ज, तो करंट है, सर्किट के अंदर क्या फ्लो होगा, करंट एट एनी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है इसकी वो किसके बराबर होती है, I, यानी करंट है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज, मतलब dq बाय dt होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड करंट। किसी भी सर्किट में से जिस रेट से करंट चार्ज फ्लो होता है वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो I दैट इज इक्वल टू dq बाय dt होता है। क्योंकि अब आपको पता है, अब आप कहोगे सर ये कैसे करे, क्या करना कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहां से ईएमएफ इसका यूज करके करंट की फॉर्मेशन में इक्वेशन लेके आनी है, इसलिए हमने यहां पर ये ऐसा किया। तो I दैट इज इक्वल टू d बाई डी टी, Q की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। Q की जगह क्या पुट करेंगे, ई नॉट सी साइन ओमेगा टी, ये Q की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब यहां पर I दैट इज इक्वल टू जो सी ई नॉट है इसको बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है। यहां पर हम क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा बेटा कॉस ओमेगा टी, ये तो हो गया साइन का डिफरेंशिएशन। लेकिन अब हमने क्या किसका करना है, एंगल का डिफरेंशिएशन और करना है। डी बाई डी टी इसका मतलब क्या है, एंगल का डिफरेंशिएशन और करना है। तो एंगल का डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी है पूरा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा। क्लियर। तो यहां पर आपके पास आ गया आई दैट इज इक्वल टू सी ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये एंगल इसके साथ नहीं लिखना है, ये बाहर आ गया है, तो इसलिए इसको बाहर लिखना है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, ये। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि देखो फेज डिफरेंस पता करना है। तो यहां पर मैंने कहा था साइन, तो यहां भी साइन होना चाहिए। तो इस कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे। तो आई दैट इज इक्वल टू सी ओमेगा ई नॉट। तो कोस को साइन में चेंज करना है, तो साइन यहां पर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। क्लियर। अब आप कहोगे सर आपने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम माइनस लेते तो यहां पर फिर ओमेगा टी, देखो इस चीज को मैं समझा देता हूं थोड़ा सा, कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि सर आपने तो रटी बात कह दी कि ऐसे लिख देना है। लेकिन अगर बेटा हम इसको ऐसे लिखते पाई बाय 2 ओमेगा टी, अगर इसको आप कहोगे सर ये तो साइन में चेंज हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन क्या होगा कि जब यहां से हम अंदर से कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें तो लिखना क्या है, किस फॉर्म में लिखना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिखना है या नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस, तो साइन माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस के। तो यहां पर बाहर किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा इस केस में। तो बाहर माइनस का साइन आ गया, यहां पर क्या है, प्लस का। तो फिर आप फेज डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे। जो एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस था उसमें तो हमने, हमारे पास क्या था, पहले से एक माइनस का साइन और था, तो माइनस माइनस क्या हो गए थे, प्लस हो गए थे। लेकिन इस केस में बेटा साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी लेना है, क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर हम इसको माइनस का केस लेंगे तो ओमेगा टी माइनस कॉमन लेंगे, तो ये यहां पर बाहर माइनस कॉमन लेने से यहां माइनस का साइन आ जाएगा। तो फिर आप फेज डिफरेंस निकालते वक्त आपको प्रॉब्लम होगी। क्लियर हुआ। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में होता है सर माइनस भी तो ले सकते हैं,
लेकिन माइनस लेंगे तो यहां पर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो फिर आप फेज डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर? तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपके पास आई दैट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय 1/c ओमेगा लिख दिया भैया मैंने। सी ओमेगा है, इसको नीचे लिख दिया और 1/c ओमेगा कर दिया, तो इसको सोल्व करेंगे तो सी ओमेगा कहां चला जाएगा? ऊपर। साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्लियर? तो ओमेगा टी है, इस प्लस का है बीच में, तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे। तो यहां पर आई दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये क्या हो गया? आई। तो यहां पर ई क्या है? मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V/R। तो V का काम ये करेगा और R का काम कौन करेगा? 1/c ओमेगा। R का काम कौन करेगा? 1/c ओमेगा काम करेगा। क्लियर? तो अब हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, बाद में फेजर के डायग्राम में जाएंगे। पहले हम इसको 1/c ओमेगा जो रेजिस्टेंस है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। ये जो 1/c ओमेगा है ये किसका काम करेगा? रेजिस्टेंस का। ध्यान देना है, बाद में डिस्कस करेंगे अब इसके फेजर का। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई आर। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। तो यहां पर इसको कंपेयर करेंगे तो ई नोट तो ऊपर V के बराबर हो गया, आर रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा? 1/c ओमेगा करेगा। 1/c ओमेगा, जो कि कैपेसिटर के अंदर इस रेजिस्टेंस को हम XC से डिनोट करते हैं। C नीचे लिखना है, XC, जो कि किसके बराबर होता है? 1/c ओमेगा के बराबर होता है। जैसे हमने इंडक्टेंस में बात की थी, XL से डिनोट करते हैं और वो XL किसके बराबर होता है? L ओमेगा के बराबर होता है। और ये है XC है, वो 1/c ओमेगा के बराबर होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं किसकी? वही कि फॉर AC एंड DC, फॉर AC ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहां पर अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो 50 हर्ट्ज होती है। किसके बराबर होती है? 50 हर्ट्ज। यहां पर आपको पता है, मैं बता देता हूं कि जो ओमेगा है उसको हम 2πν लीनियर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर जो लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है एसी के लिए वो 50 हर्ट्ज होती है। तो यहां पर आप लिखेंगे कि XC दैट इज इक्वल टू 1/c ओमेगा की जगह 2π और इंटू AC की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। क्लियर? तो यहां पर ये जो है वैल्यू जो आएगी XC की, तो 1 यानी 1 को डिवाइड करना है किससे? 100 तो ये हो ही हो गया, और C की वैल्यू पुट करेंगे और π/2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो XC की जो वैल्यू है वो नियरली इक्वल टू 0 आएगी। नियरली इक्वल टू, नॉट एग्जैक्टली 0, बट इट इज नियरली इक्वल टू 0। किसके लिए? AC के लिए। क्लियर? अब बात करते हैं DC के लिए। फॉर DC मतलब डायरेक्ट करंट, DC का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। इसके लिए फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है? 0। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। तो XC आप निकालेंगे तो 1/c ओमेगा की जगह 2π इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। DC की कितनी है? 0। इसलिए बेटा यहां पर XC दैट इज इक्वल टू 1/0 हो जाएगा। सारी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? इनफाइनाइट। 1/0, 0 डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट। मतलब DC के लिए जो कैपेसिटर है उसने रेजिस्टेंस कितना ऑफर किया? इनफाइनाइट। और AC के लिए रेजिस्टेंस कितना ऑफर किया इसने? 0 के बराबर, नियरली इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में से AC जो है अल्टरनेटिंग करंट वो इजिली फ्लो होगा, इजिली फ्लो। ठीक है? लेकिन DC जो है इसमें क्या हो जाएगी? ब्लॉक। DC को क्या कर देगा? ब्लॉक। क्यों कर देगा ब्लॉक? क्योंकि इसके DC के लिए इसका रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है तो मतलब वो आगे करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो इसलिए कैपेसिटर है वो DC को ब्लॉक करता है, AC को अलाउ करता है। मतलब AC है वो इजिली फ्लो हो सकती है। तो
तो ये 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है या 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि भैया जो आपके पास कैपेसिटर है वो डीसी को अलाउ नहीं करता है, एसी को इजिली अलाउ करता है, व्हाई? एक्सप्लेन कीजिए इस बात को। तो आपने यहां से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर? डीसी और एसी के लिए। और जो इंडक्टर था उसमें इससे उल्टा था। इंडक्टर है वो डीसी को अलाउ करता है इजिली, लेकिन एसी के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करता है कौन? इंडक्टर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था बीच में इस आर्टिकल में जो मैंने आपको बताया। ये आपने नोट करना है, इसको क्या करना है? नोट करना है इजिली। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में फेज डिफरेंस निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया? ये ई यहां आई है, ये ई नोट आई नोट है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, साइन है साइन है। ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है। अगर यहां साइन है यहां कोस है तो बेटा फिर से बता रहा हूं चेंज करना पड़ेगा इसको साइन में। या तो इसको साइन में चेंज करो या इसको कोस में चेंज करो। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम होना चाहिए। तो यहां पर साइन है, यहां भी साइन है, यहां ओमेगा टी है, लेकिन यहां पर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। क्या है? प्लस पाई बाई 2। तो इसका मतलब प्लस हो गया, तो इसका मतलब ये करंट है वो, ये करंट आई है वो क्या हो गया? आगे। और ये जो ईएमएफ है यानी वोल्टेज है वो क्या हो गई? पीछे हो गई। तो फेज डिफरेंस जो है वोल्टेज एंड करंट में, वोल्टेज एंड करंट में वो किसके बराबर है? पाई बाई 2 का। एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर में कितना था? पाई बाई 2 था। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस में कितना था? ये फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में 0। क्लियर? तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि जो वोल्टेज है, ठीक है ना, वोल्टेज क्या है? लैग बिहाइंड। वोल्टेज क्या है? लैग बिहाइंड है इसमें। क्लियर? किसके अंदर? एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। और जो करंट है ना, वो करंट क्या कर रहा है? लीड। करंट क्या कर रहा है? लीड। कितने से लीड कर रहा है? पाई बाय 2 से। ये लैग बिहाइंड कितना है? पाई बाय 2 से ही लैग बिहाइंड है, मतलब पीछे है। क्लियर? तो इसका अब आपने क्या बनाना है? फेजर डायग्राम। क्या बनाना है? फेजर डायग्राम। बेटा नाम जो है वो ध्यान रखना है। फेजर डायग्राम पेपर में आपसे पूछेगा वो। तो वही आपने क्या बनाने हैं? क्वाड्रेंट बनाने हैं। कितने क्वाड्रेंट बनाने हैं? 4 क्वाड्रेंट बनाने हैं। क्लियर? कितने क्वाड्रेंट बनाने हैं? 4 क्वाड्रेंट हैं वो आपने बनाने हैं। तो यहां पर आपके पास क्या कर रहा है? करंट लीड कर रहा है। उसमें इंडक्टर के अंदर करंट लैग था तो हमने करंट को यहां दर्शाया था। और यहां पर जैसे ईएमएफ है, ये वोल्टेज है, ई नॉट पीक करंट। क्लियर? ये इसके साथ एंगल है वो कितना बना रही है? ओमेगा टी। अब करंट क्या कर रहा है? लीड। तो मैंने बताया था फेजर डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फेजर डायग्राम कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें पाई बाय 2 एंगल से आगे जाना है, ठीक है ना। तो पाई बाय 2 से यहां पर आप क्या दर्शाएंगे? यहां पर आप आई नोट को दिखाएंगे। तो इन दोनों के बीच में ये एंगल है वो 90 डिग्री है बेटा। इन दोनों के बीच में ये एंगल कितनी डिग्री है? 90। क्लियर? तो यहां पर करंट क्या कर गया? लीड। एंटी क्लॉकवाइज घुमा है करंट लीड। और ईएमएफ वो क्या है? लैग बिहाइंड है। कितने एंगल से? पाई बाई 2 से। तो यहां पर ये है लाइन वो दर्शा रही है किसको? ई दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को। ये जो करंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस पाई बाय 2 है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब यहां पर वेव फॉर्मेशन दर्शानी है। वेव में आइए वेव के बारे में बात कर लेते हैं। ये ओमेगा टी, ये और ईएमएफ था। ईएमएफ को हम एक वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? ई। क्लियर? अब यहां पर करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है।
तो लीड करेगा कब, कैसे शो करेंगे, जब हम जैसे क्रस्ट है तो लीड कर रहा है तो क्रस्ट की तरफ से ही दिखाना है, और अगर लैग बिहाइंड है तो नीचे ट्रफ की फॉर्मेशन में। और कितने का है, π/2 से। तो मैंने कहा था हाफ वेव को कट करना है। ये जो क्रस्ट है एक, इसका हाफ आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में भी, अब फिर बता देता हूं। जैसे ये हाफ है, यहां से एंगल अगर इतना जा रहा है तो ये पाई का है, इसका हाफ है वो कितना है, π/2 है, इसका हाफ है वो कितना होगा, π/4, मतलब 45, 90 और 180। क्लियर। तो अब हमने कितने से दर्शाना है, 90 से। तो जो वेव है उसका हाफ पोर्शन है वो यहां से कट हो जाए। क्लियर। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। तो ये देखिए 1/4 ये हिस्सा वो इतना कहां से स्टार्ट किया है, ऊपर से क्रस्ट से स्टार्ट किया है, और ये भी ई है वोल्टेज, वो भी कहां से शुरू हो रही है, क्रस्ट से। तो हाफ कट गया ऊपर से, तो इसका मतलब ये क्या है, π/2 एंगल से आगे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और अगर इस डॉटेड को सेम नीचे से दिखाते तो वो क्या होता है, लैग बिहाइंड होता है। क्लियर। तो ये आपके पास क्या था, वेव फॉर्मेशन है, फेजर डायग्राम है। क्लियर। और कितने का फेज डिफरेंस है इसके बारे में हमने डिस्कस किया आज इस वीडियो में, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। क्लियर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर से हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।